नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सीधे आज के इस बेहद दिलचस्प विषय पर आते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा में कुछ ऐसी अपीलें की हैं जो सच कहूं तो आमतौर पर सुनने को नहीं मिलती। आज की इस चर्चा में हम इन्हीं अपीलों के पीछे छिपे माइक्रो टू मैक्रो यानी सूक्ष्म से लेकर व्यापक आर्थिक रहस्य को डिकोड करने वाले हैं। ये समझना वाकई में बहुत दिलचस्प है कि कैसे हमारी घर की छोटी छोटी आदतें दुनिया भर की बड़ी अर्थव्यवस्था से सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए। अगले 1 साल तक सोना ना खरीदने का संकल्प लें। कम से कम 1 साल के लिए अपनी विदेश यात्राओं को टाल दें। हैदराबाद में एक पब्लिक स्पीच के दौरान किए गए इस सीधे और हैरान करने वाले अनुरोध ने सबका ध्यान खींचा है। आमतौर पर कोई भी नेता अपने देशवासियों से उनकी निजी जीवन शैली या सांस्कृतिक चीजों पर इस तरह रोक लगाने को नहीं कहता, है ना? तो आखिर ऐसे कौन से कारण हैं जो इतने सख्त कदम उठाने का सुझाव दे रहे हैं? यही हमारी आज के इस चर्चा का मुख्य रहस्य है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस असामान्य राष्ट्रीय अपील की। अब देखिए, इन सूक्ष्म व्यवहारों की लिस्ट अपने आप में बहुत दिलचस्प है। जब देश के मुखिया अचानक पेट्रोल बचाने, यात्राएं टालने या खरीदारी रोकने को कहें तो स्वाभाविक रूप से कोविड काल वाले वो दिन याद आ जाते हैं। वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने के कल्चर को फिर से अपनाना, विदेशी छुट्टियां टालना, सोने की खरीदारी रोकना और कारपूलिंग या मेट्रो का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना। ये बहुत ही दुर्लभ है कि मध्यम वर्ग से उनकी लाइफस्टाइल के सबसे अहम हिस्सों जैसे शादियों की बड़ी खरीदारी या विदेश यात्राओं पर ब्रेक लगाने का आग्रह किया जाए। ये अपीलें सीधे तौर पर हमारी रोजमर्रा की आदतों को चुनौती दे रही हैं। अब आते हैं इसके पीछे के असली कारण पर, यानी वैश्विक आर्थिक प्रभाव या ग्लोबल इकोनॉमिक रिपल पर। अगर हम घरेलू घरों से बाहर निकलकर थोड़े व्यापक मैक्रो इकोनॉमिक कारणों की तरफ देखें तो अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन में आई रुकावटों और बढ़ती घरेलू लागतों के बीच एक बहुत सीधा सा कनेक्शन नजर आता है। असल में ये सब ग्लोबल इकोनॉमिक झटकों का ही नतीजा है। इस समय पूरी दुनिया पश्चिम एशिया और यूक्रेन में चल रहे युद्धों की वजह से बड़े झटके महसूस कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों और खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज यानी होर्मुज जलडमरू मध्य में जो दिक्कतें आई हैं, उन्होंने पूरी दुनिया में कच्चे तेल, गैस और फर्टिलाइजर्स की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया है। ये बाहरी कारण हैं जिन पर हमारा कोई सीधा कंट्रोल नहीं है, लेकिन ये घरेलू कीमतों को बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं। अगर हम कुछ आंकड़ों की बात करें तो ये और भी साफ हो जाता है कि इस वैश्विक संकट का असली मतलब क्या है। आज इंटरनेशनल मार्केट में खाद या फर्टिलाइजर की एक बोरी की कीमत 3,000 रुपए तक पहुंच गई है, लेकिन देश के अंदर किसानों को ये अभी भी 300 रुपए से कम में दी जा रही है। तो यहां समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि सरकार इस अदृश्य लेकिन भारी भरकम आर्थिक बोझ को खुद उठा रही है ताकि आम जनता को इस ग्लोबल महंगाई से बचाया जा सके। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सरकार कब तक ये बोझ उठा सकती है। चलिए विदेशी मुद्रा निकासी या फॉरेक्स ड्रेन को डिकोड करते हैं। क्या आपने इंपोर्टेड इन्फ्लेशन यानी आयातित मुद्रास्फीति के बारे में सुना है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। आसान भाषा में कहें तो ये बिल्कुल दुनिया की समस्याओं के लिए खुद कीमत चुकाने जैसा है। बाहरी ग्लोबल कारणों से जब आयात महंगा हो जाता है तो देश के अंदर महंगाई बढ़ने लगती है। उदाहरण के लिए, जब कच्चे तेल की कीमत $70 प्रति बैरल से छलांग लगाकर $120 के पार चली जाती है तो ट्रांसपोर्ट से लेकर खेती और मैन्युफैक्चरिंग तक हर चीज महंगी हो जाती है और इसका सीधा असर हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ता है। इसी से जुड़ा एक और टेक्निकल वर्ड है अंडर रिकवरीज। जब ग्लोबल मार्केट में किसी प्रोडक्ट की लागत बहुत ज्यादा होती है लेकिन देश के अंदर कंपनियों को उसे कम कीमत पर बेचने के लिए कहा जाता है, तो जो फाइनेंशियल नुकसान होता है उसे ही अंडर रिकवरी कहते हैं। मतलब वैश्विक स्तर पर पेट्रोल की असली कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है, लेकिन कंज्यूमर्स को राहत देने के लिए इसे कम दाम पर बेचा जा रहा है, जिससे भारी वित्तीय नुकसान होता है। और क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह नुकसान कितना बड़ा है? पूरे 100 करोड़ रुपए। और ध्यान रहे, ये कोई सालाना आंकड़ा नहीं है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को कीमत बढ़ने से खरीदारों को बचाने के लिए हर दिन लगभग 100 करोड़ रुपए का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यह एक ऐसा घाटा है जिसकी भरपाई आखिरकार सरकार को पब्लिक फंड से ही करनी पड़ती है। तो अब हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी, सोना और विदेश यात्रा ही क्यों? इसका सीधा सा जवाब डॉलर्स के खर्च में छिपा है। सोना आयात करने या विदेशों में छुट्टियां मनाने से बहुत बड़ी मात्रा में डॉलर खर्च होते हैं। सोना एक ऐसा एसेट है जो अर्थव्यवस्था में कोई सीधा प्रोडक्शन नहीं करता। इन गैर उत्पादक चीजों पर डॉलर खर्च करने से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है और नतीजतन कच्चे तेल और डिफेंस जैसे बेहद जरूरी आयात के लिए डॉलर्स की भारी कमी हो सकती है।
यहीं से बात आती है आत्मनिर्भरता और स्वदेशी की, जो हमारी अगली चर्चा का विषय है। इन चुनौतियों से निपटने का रास्ता ग्लोबल डिपेंडेंसी से बाहर निकलकर लोकल रेजिलियंस और सस्टेनेबिलिटी की तरफ एक स्ट्रैटेजिक बदलाव में ही है। प्रधानमंत्री की स्पीच में कुछ खास कदम सुझाए गए हैं। पहला कदम, खाने के तेल की खपत को 10% तक कम करना। इससे आयात पर निर्भरता घटेगी और जाहिर है ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। दूसरा कदम, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 25 से 50% तक कम करना और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना। इससे मिट्टी भी बचेगी और डॉलर भी। और तीसरा कदम, खेतों में महंगे डीजल पंपों की जगह सोलर पंपों का इस्तेमाल करना। ये सभी कदम डिजाइनी इसलिए किए गए हैं ताकि डॉलर की निकासी को कम किया जा सके। इसके अलावा भी कुछ अन्य महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं, जैसे कि घरेलू पर्यटन यानी डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा देना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल बढ़ाना, माल ढुलाई के लिए रेलवे को प्रायोरिटी देना और रोजमर्रा के विदेशी चीजों की जगह मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को अपनाना। साथ ही घरेलू हड़तालों को लेकर भी एक बहुत ही अहम चेतावनी दी गई है। उदाहरण के तौर पर, जब हड़तालों के कारण देश के भीतर कॉपर प्लांट बंद हो जाते हैं तो देश को मजबूरन बाहर से कॉपर इंपोर्ट करना पड़ता है और इसमें फिर से हमारी कीमती विदेशी मुद्रा खर्च होती है। तो अब एक बहुत ही आखिरी और लाजमी सी तुलना की बात करते हैं, 1991 के संकट से आज की तुलना। मुझे पक्का यकीन है कि यह सीधा सवाल कई लोगों के दिमाग में चल रहा होगा। क्या ये 1991 के गंभीर आर्थिक संकट का ही कोई रिपीट टेलीकास्ट है? जब भी विदेशी मुद्रा बचाने और कड़े आर्थिक कदम उठाने की बात आती है तो यह तुलना अपने आप उभरकर सामने आ जाती है। क्या ये इमरजेंसी जैसे दिखने वाले उपाय किसी बड़ी घबराहट या पैनिक का संकेत हैं? इस डर को ऑब्जेक्टिव तरीके से एड्रेस करना बहुत जरूरी है। अगर हम 1991 के संकट और आज की सच्चाई की तुलना करें तो 1991 की परिस्थितियां सचमुच बहुत गंभीर थीं। उस समय देश को अपना इंपोर्ट बिल चुकाने और डिफॉल्ट से बचने के लिए अपना फिजिकल सोना तक गिरवी रखना पड़ा था। लेकिन आज की सच्चाई बिल्कुल अलग है। आज हमारी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स फंडामेंटली बहुत मजबूत हैं। सर्विस एक्सपोर्ट्स और बैंकिंग सिस्टम पहले से कहीं ज्यादा सुदृढ़ है। मतलब साफ है, इन दोनों स्थितियों के बीच कोई सीधा मुकाबला है ही नहीं। और इस मजबूती का सबसे बड़ा सबूत है $700 बिलियन का ये विशाल आंकड़ा। इस वक्त हमारा विदेशी मुद्रा भंडार लगभग $700 बिलियन के आसपास है। ये सच है कि वैश्विक ऊर्जा झटकों के कारण कुछ कमजोरियां जरूर हैं, लेकिन 1991 में जहां हमारे पास केवल कुछ हफ्तों का इंपोर्ट कवर उपलब्ध था, वहीं आज ये विशाल भंडार लगभग 1 साल के आयात को पूरी तरह सुरक्षित रख सकता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का निष्कर्ष बिल्कुल स्पष्ट है। ये एक रक्षात्मक रणनीति है, ना कि कोई खाली खजाना। प्रधानमंत्री द्वारा की गई ये असामान्य अपीलें किसी पैनिक या घबराहट का रिजल्ट नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल उठापटक के दौरान अपने रिसोर्सेज को सुरक्षित रखने के लिए एक प्रोएक्टिव और डिफेंसिव स्ट्रैटेजी है। ये मुश्किल समय के लिए एक बेहद स्मार्ट तैयारी है। और जाते जाते ये एक सवाल आपको सोचने पर मजबूर जरूर करेगा। अगर हमारी व्यक्तिगत आखिरी पसंद किसी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का वजन बदल सकती है, तो ये छोटे छोटे बदलाव हमारे वैश्विक वित्तीय पदचिह्न को कैसे फिर से परिभाषित करेंगे? हमारी रोजमर्रा की आदतें, हम क्या खरीदते हैं, कैसे ट्रैवल करते हैं, ये सिर्फ हमारे बैंक अकाउंट को नहीं बल्कि देश के पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स को बहुत गहराई से प्रभावित करती हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये जटिल विषय अब आपको पूरी तरह स्पष्ट हो गया हो।